हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की जो आपकी साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 12, हाउ नेचर वर्क्स इन हार्मनी। सो ऑलरेडी हमने इसका बहुत सारा पार्ट पढ़ लिया है। नेक्स्ट आता है कि कौन किसको खाता है। इन एक्टिविटी 12.5 वी लर्न अबाउट द फीडिंग रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स, की कौन इनके बीच में जो है क्या रिलेशनशिप है वो पढ़ा। हाउ कैन वी मेक लिंकेज विद द फीडिंग रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स इन अ गिवन इकोसिस्टम। तो हम इनके बीच में रिलेशन कैसे बना सकते हैं, बता सकते हैं। सो लेट अस लिंक। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड लिया, कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म दैट वी कैन स्पोर्ट इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो वहां पर आपको कौन कौन दिखता है, जैसे ग्रास, फ्रॉग, हेयर, फोक्स, ग्रास होपर, स्नेक एंड ईगल। ठीक है, अब ग्रास होपर क्या करेगा, ग्रास खा रहा है, उसको जो है फ्रॉग खा रहा है, उसको स्नेक खा रहा है और उसको ईगल। तो इस तरह से चलता है। इन फिगर 12.8 अ रिलेशनशिप, कि कौन किसको खाता है, हु इट्स होम इज शोन अमंग सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो कुछ यहाँ पर दिखाए जो हमने अभी देखे। ड्रॉ द फीडिंग रिलेशनशिप फ्रॉम द रिमेनिंग ऑर्गेनिज्म। तो इसी तरह का जो है दूसरा रिलेशनशिप आपको बनाना है, एडिंग एरो सिमिलर टू दोज। जैसे इसमें एरो किया उसी तरह से दूसरे बनाने हैं। नाउ इन फिगर 12.8 यू कैन सी दैट ग्रास इज ईटन बाय हेयर एंड द हेयर इज ईटन बाय द फोक्स। अब ग्रास जो है क्या करता है, हेयर जो है ग्रास को खाता है और उसको फोक्स खा लेती है। दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फूड चेन इन अ ग्रासलैंड सिस्टम। ये क्या है, फूड चेन का रिप्रेजेंटेशन है किसी भी ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। विच इज अनदर फूड चेन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म गिवन इन दिस एक्टिविटी। एक दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ दिया, 12.8 ऊपर दिया था। ग्रास, ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक एंड ईगल। द इंट्रैक्शन बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन फीडिंग रिलेशनशिप कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ लीनियर चेन। तो इस तरह लीनियर चेन में हम दिखा सकते हैं कि इनके बीच में क्या क्या जो है रिलेशनशिप है। अ फूड चेन, फूड चेन क्या होती है, इज अ सिंपल सीक्वेंस। एक सिंपल सीक्वेंस है शोइंग कि कौन किसे खा रहा है इन एन इकोसिस्टम। वन सच एग्जाम्पल इज गिवन इन फिगर 12.9 जो इसमें दिया है। नाउ लेट अस ड्रॉ फिगर 12.10 रिप्रेजेंट अ क्रॉप फील्ड विद मिलेट्स, माउसेज एंड ईगल। तो ये सारी चीजें हैं। काउंट द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसमें आपको सबको काउंट करना है कि कौन कितना कितना है। मेक अ टेबल एंड सेट अ नंबर इन द टेबल अगेंस्ट ईच ऑफ द ऑर्गेनिज्म। टेबल बनाना है और काउंट करके लिखना है कि कितने चूहे हैं, कितने ईगल हैं, या जो जो चीज़ें वहां पर दी हैं सबका। अरेंज द नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर। उनको असेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, अरेंज करना है। कंसिडर द हाईएस्ट नंबर एट द बेस, और कंसिडर करना है कि जो हाईएस्ट नंबर हो सबसे नीचे हो एंड लोएस्ट जो है सबसे ऊपर। प्लेस द माउस, मिलेट्स एंड ईगल अप्रोप्रिएटली इन फिगर 12.10 बी। वट फिगर डू यू गेट, तो क्या मिला। इट लुक्स लाइक अ पिरामिड। तो एक पिरामिड की तरह आपको ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, मिलेट सबसे ज्यादा होंगे, फिर माउस हो गया और सबसे ऊपर क्या होगा, ईगल। ईच ऑर्गेनिज्म इज अ फूड चेन हैज अ स्पेसिफिक पोजिशन। तो हर एक की अपनी स्पेसिफिक पोजिशन है जिसे बोलते हैं ट्रोफिक लेवल। प्रोड्यूसर कौन है, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर हैं, आर एट द फर्स्ट ट्रोफिक लेवल, तो वो सबसे आगे हैं। हार्बिवर्स लाइक कि हेयर एंड डियर आर एट द सेकंड लेवल, वो सेकंड लेवल पर है। स्मॉल कार्निवर्स जैसे कि फ्रॉग वगैरह हो गए वो थर्ड लेवल पर आ जाते हैं। और लार्ज कार्निवर्स क्या होंगे, टाइगर और वल्चर, वो सबसे ऊपर रहते हैं। यहाँ पर सबसे नीचे ये आए, उसके ऊपर क्या नाम है आपका, माउस, और सबसे ऊपर क्या रहेगा, ईगल। नाउ लेट अस ट्रेस एंड लिंक। लुक एट फिगर 12.11। तो अब इसको देखो, लुक एट द फिगर एंड पुट मोर एरोज फ्रॉम द मिसिंग रिलेशनशिप ऑफ हु इट होम। और इसके बीच में जो भी आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप और भी बन सकता है, जैसे माउस जो है ईगल माउस को भी खा लेता है, तो जहां भी आपको लग रहा है कि और भी बन सकते हैं तो वो आपको यहाँ पर बताने हैं। Now, how many other organism might be connected to one organism through a feeding relationship? तो और कौन कौन से यहाँ पर ऐड हो सकते हैं, जैसे माउस के लिए स्नेक भी आ सकता है। तो जो जो आपको लग रहे हैं वो सब आपको यहाँ पर ऐड करने हैं। लुक एट द फिगर 12.11 एंड ऑब्जर्व द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फूड चेन इन एन इकोसिस्टम। तो अलग अलग फूड चेन जो है इकोसिस्टम में बनती है। आर दीज चेन्स इंटरलिंक्ड, क्या ये सारी आपस में इंटरलिंक है। ईच ऑफ द ऑर्गेनिज्म मे बी ईटन बाई 2 और मोर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। हर एक जो है ऑर्गेनिज्म है वो या तो एक या एक से ज़्यादा दूसरे ऑर्गेनिज्म उसे खा सकते हैं। थस इन एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में क्या होगा, द फूड चेन्स क्या होती है, इंटरलिंक्ड होती हैं विद ईच अदर टू फॉर्म अ नेटवर्क, जिससे कि एक पूरा नेटवर्क बन सके, और जिसे क्या बोलते हैं, फूड वेब। यू नो डेट लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, परफॉर्म करते हैं फंक्शंस, डेवलप करते हैं और मर जाते हैं। ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ वेस्ट। तो बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें डेड मैटर भी है और फूड वेस्ट भी है। नाउ अब ये जो इन्होंने वेस्ट और डेड मैटर जो हुआ, वेस्ट हो गया बहुत सारा, उसके साथ क्या होता है, व्हाट हैपन टू द वेस्ट।
इन नेचर. सो यू मे हैव सीन स्मॉल अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर. तो बहुत सारे देखे होंगे आपने इस तरह के स्ट्रक्चर, है ना. मशरूम ग्रोइंग ऑन डेड प्लांट्स और ट्रीज गिव ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स. दीज आर अ टाइप ऑफ फंगाई डेट ग्रो ऑन डेड मैटर्स. ये क्या है, एक तरह की फंगाई होती है जो डेड मैटर्स पे ग्रो करती हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंगाई एंड बैक्टीरिया ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन कर लेते हैं इन डेड प्लांट्स एंड एनिमल को छोटे छोटे सिंपलर वंस में. द प्रोसेस रिटर्न इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स टू द सोइल. अब इस प्रोसेस में क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस सोइल के अंदर चले जाते हैं. यू कैन ऑल्सो फाइंड टाइनी इंसेक्ट्स सच एज बीटल्स एंड फ्लाइज ऑन एनिमल ड्रोपिंग. तो आपको ये भी दिखेंगे एनिमल के ड्रोपिंग पे छोटे छोटे बीटल्स या फ्लाइज दिख सकते हैं. लाइक एलिफेंट डंग एज दे हेल्प ब्रेक इट डाउन एंड रिसाइकल न्यूट्रिएंट. अब वो क्यों होते हैं, वो उसको जो है ब्रेक डाउन करते हैं और न्यूट्रिएंट को रिसाइकिल करते हैं ताकि वो सोइल में चली जाए बैक इन टू द एनवायरमेंट. दिस प्रोसेस इज कोल्ड डीकम्पोजिशन. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन. एंड द ऑर्गेनिजम्स कैरिंग आउट द प्रोसेस. और जो ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस को करते हैं डीकम्पोजिंग, उसे बोलते हैं डीकम्पोजर्स और सेप्रोट्रोप्स. सेप्रो मीन्स रोटन और ट्रोप्स मीन्स फूड. So plants grow in soil and many of the nutrients in soil come from the decomposition process. तो जो भी प्लांट्स है जो ग्रो करते हैं सोइल में या न्यूट्रिएंट जो हमें मिलते हैं सोइल से, वो मोस्टली कहाँ से आते हैं, जो डीकम्पोजिशन प्रोसेस होती है उसमें. थस डीकम्पोजर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल. तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट को रिसाइकिल करने में. इन नेचर नथिंग इज वेस्टेड. कुछ भी वेस्ट नहीं होता है, सब कुछ रीयूज होता है. सो डज नेचर रियली वेस्ट एनीथिंग. तो क्या कुछ भी चीज़ वेस्ट होती है या नहीं होती है. सो एवर हर्ड ऑफ इंडिया इज़ अ कंट्री विद डाइवर्स हैबिटेट्स एंड सीजन. तो इंडिया जो है बहुत सारे जो है हैबिटेट अलग अलग तरह के सीजन्स हैं. मैनी माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई थाउजेंड ऑफ माइल एंड रीच डिफरेंट हैबिटेट्स इन इंडिया. सो बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो इंडिया में आते हैं बहुत मीलों से चल के अलग अलग हैबिटेट्स में. दे माइग्रेट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू अवॉइड हार्श क्लाइमेट. वो दुनिया के अलग अलग पार्ट से आते हैं हार्श क्लाइमेट को अवॉइड करने के लिए एंड इन सर्च ऑफ फूड, और फूड की सर्च में. बर्ड्स नॉट ओनली इन्हांस द एस्थेटिक ऑफ दोज हैबिटेट्स बट ऑल्सो प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन कीपिंग द बैलेंस इन एन इकोसिस्टम एज पोलिनेटर्स. अब बर्ड्स जो हैं सिर्फ ये नहीं कि वो अपने लिए ही यहाँ पर आ रहे हैं, बट एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसमें प्ले करते हैं इकोसिस्टम का बैलेंस बनाने में, क्योंकि वो एज अ पोलिनेटर काम करते हैं और सीड डिस्पर्सर काम करते हैं अलोंग द पाथ दे माइग्रेट. अब जहाँ से आएंगे किसी ना किसी पौधे पे बैठेंगे, फ्लावर पे बैठेंगे, तो उनके साथ जो है सीड भी उन प्लांट्स के आ जाते हैं. जैसे हमने फ्लावर का देखा कि बटरफ्लाई वगैरह बहुत हेल्प करते हैं उनको पोलिनेट करने में, तो पोलिनेटर की तरह काम करते हैं. दिस वे दे लिंक टू हैबिटेट्स. अब इसकी वजह से दो हैबिटेट क्या हो जाते हैं, लिंक हो जाते हैं. दीज बर्ड्स आर प्रीडेटर of insect pests and help farmer to control pest population. अब प्रीडेटर भी होते हैं यानी कि जो इंसेक्ट्स पेस्ट होते हैं उनको वो खा लेते हैं, जिसकी वजह से फार्मर की हेल्प हो जाती है पेस्ट की पॉपुलेशन कम होने की वजह से, और इनडायरेक्टली हेल्प इन हेल्दी क्रॉप ग्रोथ. माइग्रेटरी बर्ड्स डोमसाइल क्रेन विजिट द वाटर बॉडीज ऑफ किंचन विलेज इन जोधपुर डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स. अब ये जो है स्पेशली जोधपुर जो राजस्थान में है वहाँ पर आते हैं उस विलेज में, कब, सर्दियों के टाइम पे. डू यू नो विच बर्ड इन योर एरिया आर सीन ओनली ड्यूरिंग विंटर. क्या आपके एरिया में भी कोई ऐसा बर्ड है जो सिर्फ सर्दियों के टाइम दिखाई देता है. नाउ यू हैव टू कलेक्ट पोस्टल स्टैम्प एंड कवर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड. जिनमें जो है माइग्रेटरी जो बर्ड्स हैं उनकी कवर लगा हो वो आपको कलेक्ट करने हैं बाय द इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन. अब ये जब आप कलेक्ट करेंगे तो आपको इनकी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा बर्ड्स कहाँ से आता है, किस सीजन में आता है, एंड रीजन ऑफ देयर माइग्रेशन ऑफ डिफरेंट लोकेलिटी इन इंडिया एंड मोर. और क्यों आते हैं वो सब चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है. शोकेस द पोस्टल स्टैम्प इन योर साइंस लेबोरेटरी स्कूल लाइब्रेरी टू पॉपुलराइज माइग्रेटरी बर्ड. आप इसको जो है साइंस लेबोरेटरी या स्कूल लाइब्रेरी में रख सकते हैं ताकि बाकी बच्चों को भी इसके बारे में पता चले. नाउ हाउ डज वन चेंज लीड टू अनदर. तो किस तरह से एक चीज़ जो है एक चेंज जो है वो दूसरे को आता है या दूसरे के साथ आता है. लुक एट द फिगर 12.13. इट शोज हाउ वन स्मॉल चेंज कैन लीड टू मैनी अदर्स. तो इससे पता चलता है कि किस तरह से एक चेंज जो है बहुत सारे दूसरे चेंजेस लेके आता है. फॉर एग्जाम्पल मैनी प्लांट्स इन अ पॉन्ड स्टार्ट डाइंग बिकॉज ऑफ पोल्यूशन. तो बहुत सारे प्लांट जो है पॉन्ड में वो मरना शुरू हो गए क्योंकि पोल्यूशन ज़्यादा हो गया. विद फ्यूअर प्लांट्स लेस ऑक्सीजन विल बी. अगर फ्यूअर प्लांट है तो क्या हो सकता है, मे बी अगर कम प्लांट्स अब वहाँ पर रह गए तो ऑक्सीजन भी क्या होगी वहाँ पर
कम हो जाएगी फिर, ठीक है। प्रोड्यूस्ड इन वाटर विच विल लीड टू अ ड्रॉप इन फिश पॉपुलेशन इन द वाटर बॉडी। अब देखो प्लांट नहीं है तो ऑक्सीजन कम होगी, ऑक्सीजन कम होगी तो फिश की पॉपुलेशन कम होगी, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो वो मर जाएंगे। उसकी वजह से इंसेक्ट बढ़ जाएंगे, इंसेक्ट बढ़ेंगे तो जो बाकी के प्लांट्स हैं वो उनको भी क्या कर देंगे, डैमेज कर देंगे। रिडक्शन इन फिश पॉपुलेशन विल हैव कैस्काइडिंग इफेक्ट्स, तो कैस्काइडिंग इफेक्ट इसमें होगा एंड देयर विल बी अ लेस नंबर ऑफ कंज्यूमर इन द पॉन्ड, और कंज्यूमर जो है कम हो जाएंगे पॉन्ड में। एज अ रिजल्ट इंसेक्ट इंक्रीज हो जाएंगे नंबर में। दीज इंसेक्ट विल स्प्रेड टू नियर बाय फार्मलैंड, वो धीरे धीरे आसपास के जो फार्मलैंड होंगे उसमें भी जाएंगे। दिस इज हाउ फार्मर विल बी कंप्लीट to use pesticide to grow their crops which may again adversely affect the environment। अब क्या करेंगे, उनकी फसल खराब हो गई है तो फार्मर क्या यूज़ करेंगे, पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे। अगर वो पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, एनवायरनमेंट फिर से अफेक्ट होगा। आगे और कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, मे एमर्ज इन द फॉर्म ऑफ अदर एनवायरमेंटल इश्यूज, तो उसकी वजह से और एनवायरमेंटल इश्यूज हो सकते हैं। व्हाट हैपन व्हेन वी इंटरवेन इन नेचर, अगर हम उसके अंदर इंटरवेन करते हैं यानी कि इंटरफेयर करते हैं तो क्या होगा। सो रीड करते हैं, इन द 1980s इंडिया वॉज अ सिग्निफिकेंट एक्सपोर्टर ऑफ फ्रॉग लेग्स, तो फ्रॉग लेग का एक्सपोर्ट किया जाता था स्पेशली टू द इंडियन बुल फ्रॉग। दिस लार्ज स्केल हार्वेस्टिंग लेड टू अ डिक्लाइन इन फ्रॉग पॉपुलेशन, अब इतना एक्सपोर्ट करेंगे तो फ्रॉग की पॉपुलेशन कम हो गई, स्पेशली इनको सबसे ज़्यादा किया जाता था। सिंस फ्रॉग ईट इंसेक्ट, अब फ्रॉग क्या करते थे, इंसेक्ट खाते थे, तो अब अगर फ्रॉग कम हो गए देयर रिड्यूस नंबर रिजल्ट इन अ राइज इन एग्रीकल्चर पेस्ट, तो एग्रीकल्चर के जो पेस्ट थे यानी कि जो फसल खराब करते थे वो बढ़ गए। इसकी वजह से क्या हो गया, दिस फोर्स्ड फार्मर टू यूज मोर सिंथेटिक पेस्टिसाइड विच हार्म द एनवायरमेंट। अब फार्मर को तो अपनी फसल बचानी है तो उन्होंने क्या किया, पेस्टिसाइड यूज़ करना शुरू किया। पेस्टिसाइड यूज़ करते तो एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम होती है, सोइल और वाटर क्वालिटी सब कम हो जाता है एंड अफेक्टेड द ओवरऑल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। अब पेस्टिसाइड वाला अगर खाना हम खाएंगे तो हमारी हेल्थ को भी प्रॉब्लम होगी और एनवायरनमेंट को, तो सारी चीज़ें अफेक्ट हुई। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ फ्रॉग लेग टू प्रिवेंट फर्दर इकोलॉजिकल डैमेज, तो आगे ज़्यादा डैमेज ना हो इसके लिए क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्रॉग का लेग का जो एक्सपोर्ट हो रहा था उसे बैन कर दिया था। एन इकोसिस्टम स्टे इन बैलेंस व्हेन इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर ओन एनवायरनमेंट कीप पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज स्टेबल, तो इकोसिस्टम बैलेंस में कब रहेगा, जब ऑर्गेनिज्म है और जो उनका एनवायरनमेंट है उनकी पॉपुलेशन और रिसोर्सेज एक फिक्स क्वालिटी में या स्टेबल रहेंगे तभी। दिस बैलेंस इज डायनामिक, ये बहुत डायनामिक है, फिक्स नहीं है, बट कैन बी डिस्टर्ब, लेकिन ये डिस्टर्ब हो सकता है बाय नेचर और ह्यूमन मेड चेंजेस की वजह से। हाउ डू इंटरेक्शन मेंटेन बैलेंस इन इकोसिस्टम, तो किस तरह से वो बैलेंस बना के रख सकता है। बिसाइड फीडिंग रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म ऑल्सो कम्पीट फॉर कॉमन रिसोर्सेज, तो ऑर्गेनिज्म जो है कॉमन रिसोर्सेज जैसे फूड, वाटर, फिजिकल स्पेस और सनलाइट के लिए भी क्या करते हैं, कम्पीट करते हैं एक दूसरे से। दिस कंपटीशन हेल्प कंट्रोल पॉपुलेशन साइज, अब इसकी वजह से ये कंपटीशन क्या करता है, पॉपुलेशन साइज को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और इकोसिस्टम को बैलेंस रखता है। विदाउट इट, इसके बिना वन स्पीसीज कुड मल्टीप्लाई टू मच कोजिंग एन इनबैलेंस इन द इकोसिस्टम, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, अगर ये नहीं होगा एक स्पीसीज जो है मल्टीप्लाई हो सकती है और इम्बैलेंस जो है उसमें मतलब बहुत ज़्यादा हो सकती है एक ही स्पीसीज वहाँ पर, और इसकी वजह से इम्बैलेंस हो सकता है इकोसिस्टम में। देर आर अदर टाइप ऑफ रिलेशनशिप टू, अलग अलग तरह की और भी रिलेशनशिप है। बेस्ड ऑन द एग्जाम्पल गिवन इन फिगर 12.16 व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो अब इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, 12.16 में फ्लावर जो है पोलिनेट होते हैं, बी क्या करती है, नेक्टर क्रिएट करती है। अब यहाँ से ये जाएंगे पोलिनेट करेंगे तो इस तरह से नेक्टर होता है उनमें। ऑर्किड जो है न्यूट्रिशन मिलते हैं, ट्री ब्रांचेज जो हैं अनअफेक्टेड हैं, इसमें कुछ नहीं हो रहा। द टिक फीड्स ऑन डॉग ब्लड, तो ये जो है डॉग का ब्लड लेते हैं लेकिन इनकी क्या होगा, स्किन इरिटेशन होती है। तो म्यूचुअलिज्म, बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हनी बीज एंड फ्लावर, दोनों को हेल्प मिल रही है। कॉमनलिज्म, वन ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो रहा है वाइल द अदर इज नॉट अफेक्टेड, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि ऑर्किड ऑन द ट्री। अब पैरासिटिज्म क्या होता है, वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट, एक को तो बेनिफिट मिल रहा है वो तो उनका खून चूस रहा है, वाइल द अदर इज हार्म, और दूसरे को क्या होता है उसकी वजह से स्किन इरिटेशन होता है, ठीक है, टिक्स ऑन द बॉडी ऑफ द डॉग, ये सब होता है। सो दीज इंटरेक्शन
आर ऑल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ लाइफ इन एन इकोसिस्टम। ये भी क्या है, जो वेब ऑफ लाइफ है उसमें ही इकोसिस्टम में कॉम्प्लेक्स वेब लाइफ की तरह काम करता है। नाउ आशीर जवाहर थॉमस जॉन सिंह, AGT जॉन सिंह, वॉज अ फेमस इंडियन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हु हेल्प अस अंडरस्टैंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जिसने हमारी हेल्प की फॉरेस्ट इकोसिस्टम को पढ़ने में समझने में थ्रू द आइज ऑफ एनिमल की तरह। ही वॉज अ पायनर इन स्टडिंग वाइल्ड लाइफ थ्रू मॉडर्न ट्रैकिंग सिस्टम, कि किस तरह से मॉडर्न वे में हम उनको क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। हिज रिसर्च शोड हाउ प्रिडिक्टर लाइक टाइगर्स एंड लेपर्ड रिले ऑन प्रे, कि किस तरह से टाइगर और लेपर्ड जो है प्रे पर, अपने शिकार पर ही जीवित हैं, वो उसी तरह से काम कर सकते हैं, सच एज डियर एंड वाइल्ड लोअर। वाइल ही वॉज वर्किंग इन बंदीपुर नेशनल पार्क, जब वो वहाँ पर काम कर रहे थे कर्नाटका में, ही प्रूव्ड दैट अ हेल्दी प्रे पॉपुलेशन इज की टू प्रीडेटर सर्वाइवल, कि हेल्दी पॉपुलेशन जब होगी ना उनकी, जो प्रे हैं जिनका उन्हें शिकार करना है, तभी जो है वो सर्वाइव कर पाएंगे। ही इंस्पायर्ड मैनी यंगस्टर, तो उन्होंने बहुत सारे यंगस्टर को जो है इंस्पायर किया कि वो वाइल्ड लाइफ को स्टडी करे और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करे और बायोडाइवर्सिटी जो है इंडिया की उसको भी प्रोटेक्ट करें। नाउ अब इकोसिस्टम के बेनिफिट्स क्या हैं? सो वी हैव लर्न दैट बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर और सपोर्ट करते हैं वेरियस लाइफ प्रोसेसेस को। ह्यूमन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम इकोसिस्टम। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं फ्रेश एयर, फर्टाइल करते हैं सोइल को, फूड, फाइबर, टिम्बर एंड मेडिसिन, सब चीज़ें हमें मिलती हैं। सिमिलरली इक्वेटिक इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है वाटर एंड फूड। इकोसिस्टम ऑल्सो ऑफर एस्थेटिक एंड रिक्रिएशनल वैल्यू, तो इकोसिस्टम में एस्थेटिक और दोबारा से खुद को क्रिएट करने की भी मतलब वैल्यू है या वो कर सकते हैं। This benefit and support our well-being and shows how closely nature and humans are connected. अब ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हमारी लाइफ को सपोर्ट भी करता है, हमारे वेलबींग को सपोर्ट करता है, बेनिफिट देता है। तो इससे पता चलता है कि ह्यूमन और नेचर किस तरह से इंटरकनेक्टेड है। However, when we overuse, जब हम ओवर कर लेते हैं या मिसयूज़ कर लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, हम क्या करते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं बैलेंस को नेचर में। Now let us look at a real life example of a threatened ecosystem, the सुंदरवन। तो अब जो है इकोसिस्टम जो सुंदरवन का है उसके बारे में पढ़ेंगे। द सुंदरवन हैव द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा इसमें है या सबसे लंबा या बड़ा आप बोल सकते हैं। लोकेटेड वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स मीट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। द सुंदरबंस फॉरेस्ट एंड रिवर्स आर होम ऑफ वेरियस फ्लोरा एंड फोना, तो बहुत सारे जो है फ्लोरा और फोना है वहाँ पर है। मैनी ऑफ विच आर इंडेंजर्ड, बहुत सारे तो ऐसे हैं जो अभी इंडेंजर्ड में है, यानी कि वो उनकी पॉपुलेशन बहुत कम रह गई है। द सुंदरवन प्रोटेक्ट अस बाय स्लोइंग डाउन स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड वेव्स ड्यूरिंग स्टॉर्म एंड फ्लड्स। अब सुंदरवन क्या करते हैं, जो पानी के अंदर स्ट्रॉन्ग वेव्स आती हैं, स्टॉर्म आते हैं, उनको क्या करते हैं, ये स्लो डाउन कर देते हैं, उनकी जो स्पीड होती है उसको। द ट्री ऑल्सो ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड, अब ट्री क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेते हैं फ्रॉम द एयर और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस, अब इसकी इंपॉर्टेंस की वजह से द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को डिक्लेयर द सुंदरवन अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1987। तो इसको 1987 में यूनेस्को ने सुंदरवन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा था। However, द सुंदरवन जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है आर अंडर अ सीरियस थ्रेट, लेकिन अब ये जो है बहुत बड़े खतरे में है। मैंग्रोव ट्री जो है काटा जा रहा है ताकि लकड़ी जलाने के लिए यूज़ करने के लिए और फार्मिंग के लिए। इलीगल हंटिंग होती है, ओवर यूज़ हो रहा है फॉरेस्ट के रिसोर्सेज का, जो कि एक थ्रेट बन गए हैं जो वाइल्ड लाइफ लिविंग देयर हैं, जो लोग मतलब जो एनिमल्स या चीज़ें वहाँ रहती हैं उनके लिए। पोल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड अनट्रीटेड सीवेज इन रिवर आर ऑल्सो डैमेजिंग द वाटर एंड हैबिटेट। अब जो भी आसपास की इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं उनसे जो भी वेस्ट निकलता है उसको ऐसे ही रिवर में फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से वाटर जो है पोल्यूट हो रहा है। दीज ह्यूमन एक्टिविटी डिस्टर्ब द नेचुरल वे ऑफ इकोसिस्टम वर्क, ये क्या कर रहे हैं, नेचुरल जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो नेचुरल वे को मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो नेचुरल वे ऑफ इकोसिस्टम जिस तरह से काम करता है उसको डिस्टर्ब करती हैं। सिमिलरली जो बाकी इकोसिस्टम है इंडिया में आर ऑल्सो अंडर थ्रेट, वो भी थ्रेट में है। प्रॉब्लम लाइक डिफॉरेस्ट्रेशन हो जाता है, ओवर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, द स्प्रेड ऑफ इनवेस स्पीसीज़ हैं, अलग अलग की जो स्पीसीज़ है, सस्टेनेबल लैंड यूज़ जो बहुत ज़्यादा यूज़ करना, पोल्यूशन एंड डैमेजिंग फॉरेस्ट, रिवर्स, स्क्रब लैंड्स, वेटलैंड्स, ग्रासलैंड एंड कोस्टल एरियाज। तो ये सब की वजह से सब चीज़ें हो रही हैं। हाउ कैन वी स्टॉप डैमेजिंग द फॉरेस्ट, रिवर एंड वेटलैंड, तो किस तरह से हम इन चीज़ों को कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। थिंक अबाउट वट एक्शन यू एंड योर कम्युनिटी कैन टेक
प्रोटेक्ट दीज इंपॉर्टेंट प्लेसेस। सो आपको देखना है, सोचना है किस तरह से आपकी कम्युनिटी क्या क्या चीज़ें ले सकती है जिससे इन सारी चीज़ों को, प्लेसेस को बचाया जा सके। Our scientific heritage. Protected areas are a part of land or water set aside to conserve wildlife and their habitat. So conserve करते हैं wildlife को और उनकी habitat को. India has many protected areas like national park, wildlife sanctuaries, biosphere जो reserve हैं, community conserved areas हैं, वो बहुत जो हैं इंडिया में हैं, जो हेल्प भी कर रहे हैं ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके इन एरियाज़ को। दीज प्लेसेस हेल्प करती हैं प्रोटेक्ट एंटायर हैबिटेट इंक्लूडिंग इंडेंजर्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड मैनी रेयर प्लांट्स। जो बहुत सारे एनिमल्स को, बर्ड्स को जो है उनके प्रोटेक्ट करने में बहुत हेल्प कर रहे हैं। फेमस एग्जाम्पल इंक्लूडिंग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, मानस नेशनल पार्क है असम में, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वेस्टर्न घाट्स में, चिल्का लेक उड़ीसा, और ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश, एंड हेमिस नेशनल पार्क ले, केबुल लामजो नेशनल पार्क मणिपुर, पिरोटन आइसलैंड मरीन नेशनल पार्क गुजरात। एंड प्रोटेक्टेड एरियाज प्ले अ बिग रोल इन सेविंग नेचर ऑफ फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो ये इतनी सारी जगह हैं जो स्पेशली इनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई हैं और ये फ्यूचर जनरेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ ह्यूमन मेड इकोसिस्टम क्या है? ह्यूमन हैव क्रिएटेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जैसे कि फिश पॉन्ड बना दिया, फार्म्स बना दिए, पार्क बना दिए उनकी नीड के लिए। व्हेन वेल डिज़ाइंड दीज हेल्प रिड्यूस पोल्यूशन। अब इनको अच्छे से जब रीडिज़ाइन किया जाता है या डिज़ाइन किया जाता है तो ये पोल्यूशन को रिड्यूस करने में हेल्प कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं और प्रोवाइड करते हैं रिक्रिएशनल स्पेसेस लोगों के लिए। अनलाइक नेचुरल इकोसिस्टम दीज नीड ह्यूमन केयर। अब नेचुरल इकोसिस्टम क्या, खुद से ही अपना जो है बार बार रिक्रिएट होती रहती है, चीज़ें होती रहती है, रिसाइकल चलता रहता है। लेकिन जो ह्यूमन मेड है उनमें ह्यूमन केयर और मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो कैन यू नेम एनी ह्यूमन मेड इकोसिस्टम इन योर एरिया? तो आपके आसपास के एरिया में कुछ है तो आप बता सकते हैं। सो हाउ डू हेल्दी इकोसिस्टम सर्व आवर फार्म? तो हेल्दी इकोसिस्टम हमारे फार्म को किस तरह से हेल्प करते हैं? फार्मिंग अ मेजर लिवलीहुड इन इंडिया, तो बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग जो है इसी के अकॉर्डिंग अपना काम चलाते हैं। कैन बिकेम अनसस्टेनेबल इफ नॉट मैनेज वेल, इसको अच्छे से अगर मैनेज ना किया जाए, बाय अप्लाइंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली फार्मिंग प्रैक्टिसेस। ह्यूमन हैव बिन प्रैक्टिसिंग फार्मिंग फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू ग्रो फूड, तो बहुत सारे सालों से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी खाने की ईयर ग्रो करने के लिए। एज द पॉपुलेशन ग्रो, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, अवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर ये भी इंक्रीज हो गया। So between 1950 to 1965, India faced a food crisis due to low crop production. तो क्रॉप जो है ज़्यादा नहीं हुई तो उसकी वजह से इंडिया को फूड क्राइसिस भी देखना पड़ा था। इन द मिड 20th सेंचुरी द यूज़ ऑफ ट्रैक्टर, मशीन, सिंथेटिक फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड हेल्प इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। तो 20th सेंचुरी में क्या हुआ, ज़्यादा मशीनें यूज़ होने लगी, सिंथेटिक जो फर्टिलाइजर हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, वो यूज़ हुए, जिसकी वजह से क्या हुआ, फूड प्रोडक्शन बढ़ गया। इस पीरियड को बोला जाने लगा ग्रीन रेवोल्यूशन। हाउएवर दिस फार्मिंग मेथड्स आर नाउ कंसिडर अनसस्टेनेबल, लेकिन आजकल इन मेथड को अनसस्टेनेबल बोला जा रहा है क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है, ओवर यूज़ हो रहा है सिंथेटिक केमिकल्स का, अग्रेसिवली जो ग्राउंड वाटर है उसको निकाला जा रहा है, एंड ग्रोइंग ओनली वन टाइप ऑफ क्रॉप, और एक ही तरह की फसल उगाई जाती है ताकि कमर्शियल गेन हो सके यानी कि पैसा मिल सके। हाउ डू दीज प्रैक्टिसेस हार्म बोथ द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ? ये दोनों को किस तरह से जो है हार्म कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है। मैनी साइंटिस्ट बिलीव दैट ओवर यूजिंग पेस्टिसाइड, की जब हम पेस्टिसाइड का ओवर यूज़ करते हैं, ग्रो करते हैं सेम टाइप ऑफ क्रॉप को रेपिटेडली ऑन द सेम लैंड पर एक ही टाइप की चीज़ को उगाए जा रहे हैं, फसल उगाए जा रहे हैं, इसकी वजह से सोइल का डिग्रेड हो जाती है वो, यानी कि उसकी जो कैपेसिटी है फूड उगाने की या क्रॉप उगाने की वो कम हो जाती है। अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम ये हेल्प करता है अडोप्ट बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। नाउ लेट अस सर्वे, visit a nearby farm with your parents or teacher, interact with farmer in your community to find out about the farming practices they adopt, कि वो किस तरह से फार्मिंग कर रहे हैं। उसके बाद आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है क्वेश्चन की फॉर फार्मर के लिए, टू फाइंड आउट द पेस्टिसाइड फाइंड आउट करने के लिए, एंड अदर फार्म इनपुट दे यूज़, और दूसरे क्या क्या इनपुट वो यूज़ करते हैं। वेदर दे रीयूज़ और रिसाइकिल मटेरियल्स टू इम्प्रूव देयर क्रॉप, वो जो है रीयूज़ कर रहे हैं या रिसाइकिल कर रहे हैं मटेरियल को अपनी क्रॉप को इम्प्रूव करने के लिए। क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, हाउ हैव यू फार्मिंग प्रैक्टिसेस चेंज ओवर टाइम एंड वाई, आप पहले किस तरह से खेती करते थे, अभी कैसे कर रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आए हो, क्यों। वट इफेक्ट डू यू नोटिस व्हेन यूजिंग सिंथेटिक फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, क्या क्या इफेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं इन सारी चीज़ों के। हैव यू सीन एनी चेंजेस इन सोइल हेल्थ आफ्टर यूजिंग सिंथेटिक फर्टिलाइजर एंड
पेस्टिसाइड, तो क्या सॉइल की हेल्थ में कोई चेंज हुआ इनको यूज़ करने के बाद? इंटरेक्ट विद फार्मर बेस्ड ऑन दीज क्वेश्चन, तो इस तरह के क्वेश्चन आप ले सकते हैं, उनसे इंटरेक्ट करना है एंड बेस्ड ऑन योर फाइलिंग आपको एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। सो क्या क्या आपके इन्फ्रेंस इसमें आ सकता है, डू यू ड्रॉ फ्रॉम इंटरेक्शन विद फार्मर? सिंथेटिक फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड हैव प्लेड अ विटल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इन इम्प्रूविंग क्रॉप प्रोडक्शन एंड हेल्प कंट्रीज लाइक इंडिया बिकम फूड सिक्योर, ताकि जो है इंडिया जैसी जो भी कंट्री हो वो फूड सिक्योर बन सके। हाउएवर देयर लॉन्ग टर्म व्यूज अफेक्ट कर सकते हैं एनवायरनमेंट को, सॉइल हेल्थ को। ओवर यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर में रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, डिक्रीजिंग जो है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी जो सॉइल के लिए सही होते हैं, एंड लोअरिंग ऑर्गेनिक मैटर को भी कम कर देंगे, विच हेल्प बाइंड सॉइल पार्टिकल, जिसकी वजह से जो सॉइल पार्टिकल हैं वो बाइंड हो जाएंगे या सही से नहीं रहेंगे। विद इनफ हमस सॉइल बिकेम प्रोन टू इरोजन, अब इनफ होता है तो सॉइल जो है इरोजन से बच जाती है, अगर नहीं होंगे तो वो जाएगी। ऑल्सो इट रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ, ज़्यादा होगा अगर या ज़्यादा हमस नहीं होगा तो उसकी वजह से इरोजन ज़्यादा होगा। ऑल्सो इट रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ नेचुरल प्रेडेक्टर, अब नेचुरल जो प्रेडेक्टर हैं उनका भी क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन कम हो जाएगी, विच अल्टीमेटली इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ पेस्ट, तो जो पेस्ट है उनका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। हैवी इरीगेशन होगा, रिपीटेड प्लगिंग होगी तो डिस्टर्ब सॉइल ऑर्गेनिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, जैसे कि अर्थवॉर्म और स्नेल हैं जो इंपॉर्टेंट हैं जो मेंटेन करने के लिए इकोलॉजिकल बैलेंस, वो नहीं रहेंगे, वो कम हो जाएंगे। सम पेस्ट में डेवलप रेजिस्टेंस, कुछ पेस्ट जो है पेस्टिसाइड के लिए रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं, मेकिंग दैम डिफिकल्ट टू कंट्रोल, जिसकी वजह से उन्हें कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाएगा। ग्रोइंग द सेम क्रॉप, अब सेम क्रॉप को बार बार जो है रिपीटेडली ग्रो किया जा रहा है, नोन एज मोनोकल्चर, जिसे मोनोकल्चर बोला जाता है, इसकी वजह से क्रॉप की डाइवर्सिटी रिड्यूस होती है। पोलिनेटर अफेक्ट होता है विच आर क्रूशियल फॉर फूड प्रोडक्शन, जो बहुत ज़रूरी है फूड प्रोडक्शन के लिए। सो टू मेक फार्मिंग मोर सस्टेनेबल, फार्मिंग को ज़्यादा सस्टेनेबल बनाने के लिए सम फार्मर एक्सप्लोरिंग ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग मेथड, तो आजकल जो है फार्मर जो है ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग मेथड एक्सप्लोर कर रहे हैं। दीज एम टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, इनका एम क्या है, सिंथेटिक फर्टिलाइजर के यूज़ को कम करना, एंड सपोर्ट सस्टेनेबल फार्मिंग विद मिनिमल इंटरफेरेंस इन नेचुरल इकोसिस्टम, जिसकी वजह से जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसमें ज़्यादा इंटरफेयर ना किया जाए। बेस्ड ऑन योर लर्निंग, अब आपने जो सीखा, व्हाट प्रैक्टिसेस डू यू थिंक हेल्प फार्मर प्रोटेक्ट द सोइल, अब आपकी जो देखा है उसमें आपको देखना है कि जो फार्मर है वो सोइल को प्रोटेक्ट करने में कौन सी प्रैक्टिसेस यूज़ कर सकते हैं, एनवायरनमेंट एंड आवर फूड सिक्योरिटी फॉर द फ्यूचर, इन सारी चीज़ों के लिए कौन सी प्रैक्टिस सही है। अवर साइंटिफिक हेरिटेज, द एंशियंट टेक्स्ट वृक्षा आयुर्वेदा एम्फोसिस ऑन सोइल हेल्थ, वो सोइल हेल्थ और न्यूट्रिएंट्स पे एम्फोसाइज करते हैं। द टेक्स्ट स्ट्रॉन्गली एडवोकेट करता है फॉर द कंटिन्यूस न्यूट्रिशमेंट ऑफ द सोइल, तो कंटिन्यूस जो उनका न्यूट्रिएंट चलता रहेगा सोइल से, ताकि ऑर्गेनिक मैन्योर लाइक कुनापा जाला लिक्विड फर्टिलाइजर है जो एनिमल और प्लांट वेस्ट के प्रोसेस से बनाया जाता है फर्मेंटेशन से, डेट ब्रेक्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, तो ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर वंस में तोड़ देता है, एंड अदर जो कंपोज्ड हैं वो भी यूज़ किए जा सकते हैं। अब क्या क्या हमने सीखा, अ हैबिटेट क्या है, इज़ अ प्लेस दैट प्रोवाइड द राइट कंडीशन फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू ग्रो एंड लिव, एक हैबिटेट एक जगह है जो किसी स्पेसिफिक जो ऑर्गेनिज्म है उसको रहने की और ग्रो करने के लिए राइट कंडीशन प्रोवाइड करती है। हैबिटेट्स हैव बायोटिक कंपोनेंट्स हो सकते हैं और अबायोटिक कंपोनेंट्स हो सकते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स इन एन एरिया फॉर्म एन इकोसिस्टम, वो इकोसिस्टम बनाते हैं। इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है और एक्वेटिक भी हो सकता है। ऑर्गेनिज्म ओफन क्लासिफाइड एज प्रोड्यूसर, कंज्यूमर जो कि कार्निवर्स, ओमनिवर्स, हार्बीवर्स और डीकम्पोजर जो कि बैक्टीरिया और फंगई हैं। प्रोड्यूसर मेक देयर ओन फूड, प्रोड्यूसर अपना फूड जो है खुद बनाते हैं। विद कंज्यूमर ईट प्लांट और एनिमल को, कंज्यूमर क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल को खाते हैं। डीकम्पोजर ब्रेक डाउन करते हैं डेड मैटर्स को, रिसाइकिल करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। फूड चेन डिवाइज्ड हु इट्स होम इन एन इकोसिस्टम, फूड चेन बताते हैं कि इकोसिस्टम में कौन किसको खाता है। एंड फूड वेब शो करते हैं कि हाउ दिस चेन आर इंटरकनेक्टेड, अब ये सारी चेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड है। द पोजीशन दैट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई इन अ फूड चेन आर कॉल्ड ट्रोपिक लेवल, अब जो ऑर्गेनिज्म फूड चेन में जो जगह लेता है वो उसका ट्रोपिक लेवल होता है।
सम ऑर्गेनिज्म लिव इन रिलेशनशिप, कुछ रिलेशनशिप में होते हैं, लाइक म्यूचुअलिज्म यानी कि दोनों को हेल्प मिल रहा है, कॉमनिज्म एक को बेनिफिट है लेकिन दूसरे को कोई उससे गलत नहीं हो रहा है, उसका हार्म नहीं हो रहा है, एक पैरासिटिज्म होता है, एक बेनिफिट है और दूसरे को उससे हार्म होता है। द बेनिफिट दैट इकोसिस्टम ऑफर आर क्रूशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, बहुत ज़रूरी है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए और वेलबींग के लिए। ये क्या करते हैं, क्लीन एयर प्रोवाइड करते हैं, वाटर, फूड, मेडिसिन एंड क्लाइमेट रेगुलेशन। ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक पोल्यूशन, डिफॉरेस्ट्रेशन, हैबिटेट लॉस, क्लाइमेट चेंज, इन्वेस्ट स्पीसीज एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज थ्रेटन इकोसिस्टम, वो इकोसिस्टम को थ्रेट करते हैं, यानी कि ये नुकसान पहुंचा रहे हैं या एक तरह से खतरा उनके लिए है। उनको प्रोटेक्ट करना एफर्ट्स थ्रू एफर्ट्स सच एज कंजर्वेशन लाइक नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज इज विटल, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है रेफर टू द गिवन डायग्राम एंड सेलेक्ट द रोंग स्टेटमेंट। तो नीचे डायग्राम दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कौन सी जो है स्टेटमेंट रोंग है। कम्युनिटी अंदर है, पॉपुलेशन है, उसके बाद में कम्युनिटी ये है, पॉपुलेशन ये है और इकोसिस्टम ये है, तो इनमें से कौन सी सही है। सो इकोसिस्टम क्या है, इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी। तो इकोसिस्टम कम्युनिटी का पार्ट है, कम्युनिटी इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है। एक्चुअली a community group of population is part of an ecosystem which include both living things and non-living parts like soil and water. The other statements जो बाकी statement है वो correct है। Communities are larger than population and smaller than ecosystem. Now, a population is part of a community. If all decomposers suddenly disappear from a forest ecosystem, what changes do you think would occur? तो क्या क्या होंगे? Explain why decomposers are essential. So changes. Dead plants and animal would accumulate nutrients, would not return to the soil. तो वापस soil में नहीं जाएंगे and plant growth would decline, और plant की जो growth है वो भी decline हो जाएगी. This could lead to a reduction in herbivores and carnivores population due to food scarcity. तो food कम हो जाएगा तो सबकी जो population है वो कम हो जाएगी। अब essential क्यों है? डीकम्पोजर क्या करते हैं, ब्रेक डाउन डेड मैटर्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस, उनको तोड़ के छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं, रिसाइकिल कर देते हैं न्यूट्रिएंट्स को लाइक नाइट्रोजन एंड कार्बन बैक इनटू द सोइल में ही फॉर प्लांट्स। विदाउट देम द न्यूट्रिएंट साइकिल वुड स्टॉप, तो न्यूट्रिएंट का जो साइकिल है वो रुक जाएगा, डिस्टर्बिंग द फूड वेब, जिसकी वजह से जो फूड वेब है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट है सेल्वम फ्रॉम Kudalur district, Tamil Nadu, shared that his village was less affected by the 2004 tsunami compared to the nearby villages due to the presence of mangrove forest. This surprised Sarita, Shabnam and Sijo. They wondered if mangroves were protecting the villages. तो उन्हें सोचा कि क्या मैंग्रोव जो है विलेज को प्रोटेक्ट कर रहे थे। कैन यू हेल्प देम अंडरस्टैंड दिस? सो येस, मैंग्रोव्स प्रोटेक्ट द विलेज. Mangroves forest act as a natural barrier, slowing down strong winds and waves during storm and tsunamis. So tsunami storm आता है तो ये जैसे सोयल में जब प्लांट होता है तो उसकी जो रूट्स हैं वो क्या करती हैं, सोयल को बांध के रखती है। सेम काम जो है मैंग्रोव्स करते हैं, उनकी सोयल पानी जो रूट्स हैं वो पानी के अंदर होती हैं। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या करते हैं, पानी का जो बहाव है उसको कम कर देते हैं, उसकी जो स्ट्रॉन्ग विंड्स और वेव्स हैं उसको स्लो डाउन करती हैं। देयर रूट्स स्टेबलाइज सोइल रिड्यूसिंग इरोजन, जिसकी वजह से इरोजन भी कम होता है। दे अब्जॉर्व वाटर इम्पैक्ट प्रोटेक्टिंग कोस्टल एरियाज. द सुंदरवन मैंग्रोव्स, अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, डेमोन्स्ट्रेट दिस प्रोटेक्टिव रोल. नाउ लुक एट दिस फूड चेन. ग्रास ऊपर, उसके बाद फ्रॉग उसे खा रहा है, फिर स्नेक. If frogs disappear from this ecosystem, अगर फ्रॉग यहाँ से चले जाए, what will happen to the population of grasshopper? तो grasshopper की population को क्या होगा इन snakes के साथ? So if frog disappear from this ecosystem, grasshopper population क्या होगी, वो increase हो जाएगी, because frog जो है उनके natural predator थे वो उन्हें खा ही नहीं रहे हैं, and without frog there will be nothing to control the grasshopper number. तो grasshopper का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और कोई उनको जो है कंट्रोल करने वाला नहीं होगा. और दूसरी जगह ऑन द अदर हैंड द स्नेक पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज फ्रॉग आर अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट, वो सबसे ज़्यादा फ्रॉग खाते हैं. एंड विदाउट फ्रॉग स्नेक विल हैव लेस फूड अवेलेबल, तो उनके लिए फूड कम अवेलेबल होगा, विच मे लीड टू डिक्लाइन इन देयर नंबर, जिसकी वजह से उनके नंबर कम हो सकते हैं. दिस इलिस्ट्रेट हाउ द रिमूवल ऑफ अ स्पीसीज इन द मिडल ऑफ अ फूड चेन कैन कोज अ ट्रॉफिक कैस्केड. तो इससे पता चलता है कि अगर एक भी स्पीसीज बीच में से फूड चेन में से गायब हो जाए तो किस तरह से चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ता है. अफेक्टिंग बोथ द स्पीसीज, दोनों ही स्पीसीज पे अफेक्ट पड़ेगा. इट
preys on, or the species they prey on it, that prey on it. Now, in a school garden, student noticed fewer butterflies the previous season. What could be the possible reason? And what step can student take to have more butterflies on campus? तो क्या रीज़न हो सकते हैं? Possible reason, possible causes including pesticide use killing larvae, लॉस ऑफ नेक्टर प्लांट्स हो सकता है, प्रेडिक्टर जो है इंक्रीज हो सकते हैं जैसे कि बर्ड वगैरह, और मोनोकल्चर और पोल्यूशन माइट ऑल्सो रिड्यूस हैबिटेट क्वालिटी. स्टेप्स क्या ले सकते हैं? प्लांट्स डाइवर्स, नेक्टर रिच फ्लावर्स, तो बहुत ज़्यादा प्लांट लगा सकते हैं जिनमें नेक्टर ज़्यादा हो जैसे कि मैरीगोल्ड. पेस्टिसाइड को अवॉइड करना है, शेल्टर जो है एरिया उनके लिए क्रिएट करना है, इंस्टॉल बटरफ्लाई फीडर और वाटर सोर्स टू अट्रैक्ट एंड सपोर्ट बटरफ्लाइज. Now, why is it not possible to have an ecosystem with only producer and no consumer or decomposer? तो इनके बिना जो सिर्फ प्रोड्यूसर के साथ इकोसिस्टम क्यों नहीं बन सकता? सो एन इकोसिस्टम नीड कंज्यूमर टू रेगुलेट प्रोड्यूसर पॉपुलेशन, क्योंकि प्रोड्यूसर की पॉपुलेशन को कंट्रोल भी करना है. अगर उनको जो है कंज्यूम करने वाला कंज्यूमर ही नहीं होगा तो प्रोड्यूसर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रॉब्लम आ सकती हैं. एंड डीकम्पोजर टू रिसाइकल, अब जो चीज़ें डीकम्पोज हो गई या मर गई हैं या डेड हैं उनको डीकम्पोज करने के लिए भी डीकम्पोजर चाहिए, तो वो नहीं होंगे तो सब चीज़ें ऐसे ही इकट्ठी हो जाएंगी. डेड मैटर इनटू न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर. विदाउट कंज्यूमर प्रोड्यूसर वुड ओवर ग्रो, तो वो ज़्यादा ग्रो हो जाएंगे, एंड डाई फ्रॉम कंपटीशन. और विदाउट डीकम्पोजर क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स साइकिल जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा और सिस्टम जो है कोलैप्स हो जाएगा. ऑब्जर्व टू डिफरेंट प्लेसेज नियर योर होम और स्कूल, जैसे कि पार्क और रोड साइड कोई भी. लिस्ट द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स यू सी, हाउ आर द टू इकोसिस्टम डिफरेंट. सो वी कैन सी सम कॉमन थिंग नियर योर होम. जैसे पार्क में होता है, लिविंग में क्या आ जाएंगे, ट्री, बर्ड, स्क्विरल, ग्रास. नॉन लिविंग में सोयल, वाटर, बेंचेस एंड सनलाइट. रोड साइड में लिविंग होंगे वीड्स एंड इंसेक्ट्स. नॉन लिविंग में एसफल्ट, डस्ट और कार एग्जॉस्ट. डिफरेंसेस क्या है? द पार्क इज अ डिजाइंड इकोसिस्टम. पार्क क्या एक डिजाइंड इकोसिस्टम है विद डाइवर्स प्लांट्स एंड एनिमल्स जो सपोर्ट करता है सोइल एंड वाटर को. जो कि रोड साइड क्या है, एक डिस्टर्ब्ड ह्यूमन अलर्टेड एरिया है जिसमें स्पीसीज जो है कम होती हैं और पॉपुलेशन ज़्यादा होता है. Question number 8. Human-made ecosystem like agriculture fields are necessary, but they must be made sustainable. Comments on the statements. So, agriculture fields provide food, but often use unsustainable practices. जैसे कि सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है, मोनोकल्चर यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सोइल जो है डिग्रेड हो जाती है और बायोडाइवर्सिटी को हार्म होता है. सस्टेनेबल मेथड क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन, इस तरह से कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी एंड एनवायरमेंटल हेल्थ भी बढ़ेगी. इफ़ द इंडियन हेयर पॉपुलेशन ड्रॉप्स बिकॉज ऑफ अ डिजीज, एक डिजीज की वजह से वो ड्रॉप हो जाती है, हाउ वुड इफेक्ट द नंबर ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, बाकी ऑर्गेनिज्म का नंबर कैसे बढ़ेगा. जैसे सन से ग्रास हुआ, ग्रास से ग्रास और प्लांट वगैरह है. अब इनको कौन खाते हैं, हेयर और डियर वगैरह खाते हैं. इसको फॉक्स एंड ईगल खाते हैं. अब ये क्या है, पूरा फूड वेब हो गया. प्रेडिक्टर, द नंबर ऑफ फॉक्सेज एंड ईगल वुड डिक्रीज ड्यू टू रिड्यूस्ड प्रे. जैसे कि अगर ये कम हो गए, ठीक है, अब ये कम हो गए तो इनको खाने के लिए नहीं मिल रहा, इनको खाने के लिए नहीं मिल रहा तो इनकी पॉपुलेशन भी क्या होगी, कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, लीडिंग टू फूड स्कैर्सिटी. प्लांट्स क्या होंगे, ग्रास एंड प्लांट पॉपुलेशन माइट इंक्रीज. अब इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी क्योंकि जो हिरन है, खरगोश, वो क्या खाता है, ग्रास खा रहा है, तो उनकी इंक्रीज हो जाएगी. इनिशियली विदाउट हेयर ग्रेजिंग, बट ओवर ग्रोथ कुड अल्टर द हैबिटेट. अब ओवर ग्रोथ की वजह से हैबिटेट में चेंजेस हो सकते हैं. डियर, सिंस डियर आरंट प्रेड ओन बाय फोक्सेस और ईगल, देयर रोल इन दिस पर्टिकुलर चेन इजंट डिस्टर्ब्ड डायरेक्टली. तो डियर का जो है इससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होगा क्योंकि वो डायरेक्टली इनको जो है, मतलब ये डायरेक्टली इनको नहीं खाते, हेयर पे ज़्यादा वो खाते हैं या उनको ज़्यादा अपना शिकार बनाते हैं, तो इसमें इनका रोल जो है ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा. वाई अ डिक्लाइन इन अ की, अब किसी भी जो फूड चेन होती है उसमें किसी का भी एक डिक्लाइन होगा, जैसे हार्बीवर्स का, लाइक द हेयर डिस्टर्ब द फूड वेब. तो पूरे फूड वेब को उन्होंने क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया. इसकी वजह से दोनों अफेक्ट हुए, बहुत हायर जो प्रेडेक्टर है जो उन्हें खा रहे हैं और लोअर जो प्लांट्स है ट्रोपिकल लेवल है, दोनों ही उसे क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं. ठीक है, मतलब जो प्लांट्स को वो खा रहा था वो बढ़ गया और प्रेडेक्टर है वो क्या हो गए, उनको जो है अपना खाना नहीं मिल रहा. तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट. कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक